माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब सबसे पहले है बात कि हम लोगों ने प्रीवियस जो एक कोई पेपर जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। अब कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में हम लोगों ने क्लैरिटी नहीं आ रही आज तो। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में हम लोगों ने डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का पढ़ा था बेटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, कि सारे माइक्रोब्स ही हार्मफुल होते हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑल्सो, यानी माइक्रोब्स आर हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल ऑल्सो। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अब सबसे पहले चीज आता है व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? तो माइक्रोब्स के लिए हम कह सकते हैं दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, these are the microscopic organisms, ठीक है, which can be seen with, और माइक्रोस्कोपिक की जगह हम कहें these are the very small organism, very small organism which can be seen with microscope। जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोब्स। ओके, नेक्स्ट आता है कि वेयर दे लिव। माइक्रोब्स मिलते कहाँ पे हैं? तो अगर हम देखें कि माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट है, तो सेकेंड पॉइंट, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हम इनको एक और वर्ड यूज करते हैं, ओमिनी प्रेजेंट। ओमिनी प्रेजेंट, OMINIPRESENT। ओमिनी प्रेजेंट का मतलब होता है विच इज प्रेजेंट हर जगह, यानी यत्र तत्र सर्वत्र, जो सब जगह प्रेजेंट हो उसके लिए वर्ड यूज होता है ओमिनी प्रेजेंट। जैसे हम कहते हैं गॉड इज ओमिनी प्रेजेंट, कि भगवान सब जगह प्रेजेंट है, तो ऐसे ही माइक्रोब्स सब जगह प्रेजेंट है। अब सब जगह के प्रेजेंट की बात अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा? जैसे इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड इवन द प्लेसेस, मतलब इवन उन प्लेसेस पर वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, जहां पर और कोई जीवन प्रेजेंट ही नहीं हो, ये वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोगों ने 11th क्लास का अगर आप लोगों को याद हो तो बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़े थे बेटा, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि दीज आर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और इनके तीन हमने मेन क्लास करी थी। वन इज हेलोफाइल्स, हेलो HALOPHILES, हेलोफाइल्स यानी दोज बैक्टीरिया विच आर लिविंग इन द सॉल्टी एरिया, इतनी सॉल्टी कि डेड सी में भी प्रेजेंट है, डेड सी में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, केवल बैक्टीरिया हेलोफाइल्स रहते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स आर दोज बैक्टीरिया, थर्मो मतलब हीट और एसिडो मतलब एसिड, जो एसिडिक कंडीशन और हाई टेम्परेचर पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। इसका हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में भी एक बैक्टीरिया का नाम लिया था,
क्या आप मुझे उस बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो बेटा जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है एंड वी यूज इट इन द बायोटेक्नोलॉजी? कोई बता सकता है मुझे उस बैक्टीरिया का नाम? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। थर्मस एक्वेटिकस, याद हो हम लोग टेक, TAQ, टेक पॉलीमरेज, याद आया किसी को? यस मैम, PCR में। हाँ, वेरी गुड। तो टेक पॉलीमरेज में हमने कहा था कि PCR के लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी डिग्रेड ना हो। तो वो एंजाइम हमें मिला था थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, और उस एंजाइम का नाम था टेक पॉलीमरेज। तो एक्चुअली these bacteria exist at the temperature of more than 100 degree Celsius, यानी they can tolerate the temperature of 100 degree Celsius also. फिर हमने एक पढ़ा था मीथेनोजेंस. Methanogens are those bacteria which live in the marshy area as well as in the gut of the ruminant animals. Ruminant animals are those animal which chew the cud, जो जुगाली करते हैं, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गई, गोट हो गई, इन एनिमल्स की गट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा कि these microbes are present even those places where no other life form exist. अब कौन कौन सी प्लेस हो सकती है? तो उसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं जैसे दे आर प्रेजेंट इन द डीप इनसाइड गीजर्स, इन्हें गीजर्स भी बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इनको गीजर्स बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में इसको गाइजर्स बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोलो। अब ये वो गीजर वो नहीं है जो घर में गीजर लगा हुआ है बेटा, ये नेचुरल गीजर्स होते हैं जमीन के अंदर, जहां पर पानी अंदर की हीट की वजह से बहुत ज्यादा बॉईल होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जमीन में छोटा सा छेद होता है जिसमें से एकदम से फव्वारे की तरह कभी कभी मतलब कि पूरे दिन भर में एक बार या दो बार वो पानी निकलता है, ऐसे जैसे फव्वारा निकलता है। लेकिन फव्वारे में तो ठंडा पानी होता है, इसमें गरम गरम उबलता हुआ पानी होता है बेटा, और स्टीम होती है। जैसे सिंपली आप अगर कुकर की सीटी हटा दो, जब कुकर में पूरी गैस है और आप उसमें से सीटी हटा दो तो स्टीम भी निकलेगी, थोड़ा बहुत पानी भी निकलेगा, उस तरह से निकलती है। तो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द गीजर्स आल्सो। इन गीजर्स को हम लोग थर्मल वेंट भी कहते हैं, जो जमीन में होती हैं। ठीक है बेटा, तो थर्मल वेंट्स में प्रेजेंट होता है जहां पे टेम्परेचर में रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द स्नो। स्नो में भी सेवरल फीट डाउन, बर्फ के नीचे भी कई फीट नीचे तक बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वहां पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड इवन दे आर प्रेजेंट इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, कि हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। तो ये तो हुआ बेटा कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, microbes can present between -50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी -50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बेटा माइक्रोब्स को हम कह सकते हैं दो टाइप के हो जाते हैं, एक होते हैं बेटा हार्मफुल, एक होते हैं यूजफुल। हार्मफुल माइक्रोब जो होते हैं दे कॉजेस
डिजीज, डैमेज फूड, ठीक है, एंड अदर आर्टिकल। यानी जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं बेटा, फूड को डैमेज कर देते हैं, जैसे कई अचार डालते तो अचार में भी बेटा फंगस लग जाती है। खाना अगर फ्रिज में आजकल ना रखो तो बहुत जल्दी स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है, उसमें बबल्स आने लग जाते हैं, वो भी माइक्रोब्स की वजह से ही है। कई बार आपने अभी पढ़ा था लॉकडाउन के अंदर कई मॉल के अंदर वो शूज में दिखाया था कि कैसे उन शूज पे फंगस आ गई है, तो वो आप बैग्स पे फंगस आ गई है, तो वो आर्टिकल्स को भी डैमेज कर देते हैं। दूसरे माइक्रोब्स होते हैं विच आर यूजफुल। तो यूजफुल यानी कि दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा, तो हमें क्योंकि इस चैप्टर में माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ना है, तो कहाँ कहाँ यूज होंगे ह्यूमन बींग के लिए। पहला, हाउस होल्ड यानी घर में। सेकंड, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या काम आते हैं बेटा उसका। थर्ड, हम लोग लें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके आगे तो आप श्री श्री 1008 इंपॉर्टेंट, जो बाबा जी लोग होते हैं ना उनके आगे लगाते हैं ना श्री श्री 108 महंत जी, ये वाले बाबा श्री श्री 1008 बाबा। वो 1008 और 108 का मतलब होता है कि आपको श्री श्री को 108 बार बोलना है, तब उनका नाम लेना है। तो ऐसे ही मैंने इसको श्री श्री को V1008 इम्पोर्टेंट, मतलब कि वेरी 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 को आपको 1008 बार बोलना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 110% क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था और तुम्हारे भी आएगा 110%। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इसके अलावा इट इज माइक्रोब्स आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन, मेडिसिनल वैल्यू के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सारी हमको स्टडीज करनी है, माइक्रोब्स के जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको करना है। तो हम वन बाय वन करेंगे बेटा। सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे दैट इज माइक्रोब्स यूजफुल इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए हमको माइक्रोब्स का पढ़ना है, तो फर्स्ट वी विल टेक दैट। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो वेरियस माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सर्टेन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, यानी बहुत तरह के माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है बेटा। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट क्या लेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बेटा LAB, लैब। लैब क्या होता है, फुल फॉर्म है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, लैब का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम सिंपली दूसरा नाम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। अब बेटा इसके नाम में ही इसका काम भी इंक्लूड है सबसे पहले, और इसकी शक्ल सूरत भी इंक्लूड है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया के आगे बैसिलस वर्ड लगता है इसका मतलब वो रॉड शेप होता है,
जिनके आगे कोकस लगता है वो स्फेरिकल होते हैं। तो ये बैसिलस है यानी रॉड शेप है। और लैक्टो यानी ये लैक्टोज शुगर किसमें प्रेजेंट होती है? मिल्क में। तो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, यानी मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है एंड रिजल्ट्स इनटू द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, और जिसको हम कहते हैं कर्ड, दही जमना। तो दही जमाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, या फिर जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा। तो पहला पॉइंट, कहाँ ग्रो करता है? इट इज ग्रोन इन या इट ग्रो इन मिल्क, मिल्क में ग्रो करता है। और क्या करता है बेटा? एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करता है बेटा कि जब इसकी ग्रोथ होती है, यानी ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, पहली चीज इट कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? लैक्टिक एसिड में। और मिल्क में बेटा प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम है केजिन, CASEIN। केजिन को कन्वर्ट करता है पैरा केजिन। केजिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? पैरा केजिन। यानी मिल्क प्रोटीन को भी सॉलिड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। जो लिक्विड प्रोटीन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? सॉलिड मिल्क प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो और इन दोनों की वजह से मिल्क क्या हो जाता है बेटा? कोएगुलेट मतलब दही जम जाता है, जिसको हम कहते हैं ना दही जमना, दही जम जाता है। अब दही जमाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? तो मम्मी क्या करती है? पहले दूध को गर्म करती है, उसको थोड़ा सा ठंडा करती है, इतना ठंडा कि आप अगर अपनी फिंगर डालो तो वो ना ज्यादा गर्म लगे और ना ज्यादा ठंडा लगे। वो टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री होता है बेटा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो वो 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर लेते हैं। हम लोगों के मम्मियां जो होती है वो एक्सपर्ट होती है, उनका हाथ ही थर्मामीटर होता है। अगर उनको लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उसको थोड़ा ठंडा होने रख देती है, फिर फिंगर डाल के देख लेती है। अब उसमें जब हमने थोड़ा सा जामन लगाते हैं, जिसको कहते हैं, हिंदी में तो हमने वर्ड कह दिया जामन, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होता है इनऑक्यूलम, INOCULUM, इनऑक्यूलम। तो वो जो थोड़ा सा इनऑक्यूलम डाला जाता है उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया फिर मिल्क के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और केजीन को पैरा केजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने इनऑक्यूलम का अमाउंट ज्यादा डाल दिया बेटा तो वो जल्दी से सारे मिल्क प्रोटीन को, मिल्क शुगर को कन्वर्ट करेंगे, तो कईयों का दही बहुत खट्टा जमता है बेटा। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितने पे डाला और कितने अमाउंट में इनॉक्यूलम ऐड करा। अगर चम्मच भर के इनॉक्यूलम ऐड करोगे और टेम्परेचर हाई रखोगे तो बहुत खट्टा दही हो जाता है। कईयों का दही तो इतना खट्टा होता है बेटा कि खाया नहीं जाए, और कईयों का बहुत अच्छा टेस्टी दही होता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्यूरेट अमाउंट में इनॉक्यूलम डालते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर पर डाला जाता है। तो सिंपली हम ये देखेंगे कि लैक्टो एसिड बैसिलस का क्या करा जाता है। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं